हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं श्वसन तंत्र के बारे में। तो मानव श्वसन तंत्र के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। पिछले चैप्टर नंबर 2 अपना चल रहा है। चैप्टर नंबर 2 में अपन ने पाचन तंत्र के बारे में पढ़ चुके हैं और उसके बाद अपन स्टार्ट कर रहे हैं श्वसन तंत्र। तो श्वसन तंत्र आज थोड़ा अलग तरीके से पढ़ेंगे हम। थोड़ा एनिमेशन को देखेंगे किस प्रकार से श्वसन तंत्र जो है अपना कार्य करता है और इसके बारे में समझेंगे और उसके बाद आगे चलेंगे। तो आइए चलते हैं अपने एनिमेशन पर और एनिमेशन के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है कुछ इस तरीके का होता है। यहाँ पर आपको ये अपना कंकाल तंत्र दिखाई दे रहा है। ये अपना होता है रीब केज होते सारे। और यहाँ पर ये आपको जो संरचना दिखाई दे रही है, ये वाली संरचना, ये होता है हमारा डायफ्राम। तो डायफ्राम जो होता है और ये अपने लंग्स हैं जो अपने फेफड़े होते हैं। तो फेफड़े जो होते हैं दो होते हैं, राइट और लेफ्ट। तो राइट साइड का जो होता है अपना फेफड़े 3 भागों में बटे होते हैं इस प्रकार से, और जो लेफ्ट साइड के जो फेफड़े होते हैं वो फेफड़ा होता है वो 2 भागों में बटा होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये विभाजित होते हैं, पार्ट होते हैं। तो राइट वाला जो होता है वो तो 3 भागों में और लेफ्ट वाला जो होता है वो 2 भागों में बटा होता है। उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ ब्रोंकी और श्वसनिकाएँ दिख रही होगी। ये श्वसनी है, ये जो है ये सी आकार का छल्ला है जो कि हम पढ़ेंगे बीच में तो आएगा। तो इसी आकार के छल्ले जो हैं इसको पिचकने से रोकते हैं जो अपनी श्वास नली होती है उसको। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर आगे जो कंठ होता है और यहाँ पर अपने 2 छेद होते हैं जो कि नासिका के होते हैं। ये नासिका के छिद्र होते हैं, इनसे वायु अंदर जाती है और अंदर जाने के बाद ये वायु कहाँ जाती है, आगे जाकर श्वास नली में जाती है, फिर उसके बाद श्वसनी में जाती है। और 2 श्वसनियाँ होती है, राइट और लेफ्ट, तो दोनों तरफ के फेफड़ों में वायु को लेकर के जाती है। फेफड़े के अंदर की संरचना को देखते हैं तो ये सारी वायु जो है वो जा रही है जो सांस के द्वारा अपन ने ली थी अंदर। ये अंदर जाकर के उसके बाद आगे जाकर के ये श्वसनिकाओं में पड़ती है, ब्रोंकियोल्स में जाती है, और श्वसनिकाएं जो होती है लास्ट में जाकर के कुपिकाओं में खुलती है। तो ये कुपिका है अपनी। कुपिका के चारों तरफ एक जाल फैला होता है केशिकाओं का जिसमें रक्त आता है, और रक्त काय के लिए आता है, यहाँ पर शुद्ध होने के लिए आता है। और रक्त इनके अंदर जा कर के इस प्रकार देखिए रक्त प्रवाहित हो रहा है। आरबीसी जो है ये रक्त में प्रवाहित हो रही है, आरबीसीज हैं सारी की सारी, और ये ब्लू पर्पल कलर की, ब्लूइश पर्पल कलर की। और ये क्या करेंगी, यहाँ से ऑक्सीजन जो आ रही है श्वास के द्वारा उस ऑक्सीजन को अपने साथ ले लेंगी। तो ऑक्सीजन देखो इसके साथ जुड़ गई है आरबीसी के अंदर, और आगे जाकर के जैसे ऑक्सीजन को ग्रहण करती है रेड कलर की हो जाती है। आरबीसी जो होती है इनका कलर चेंज हो जाता है, देखो यहाँ पर रेड कलर की हो चुकी है और आगे जाती है। और ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड को कुपिकाओं में छोड़ दिया जाता है। देखो कार्बन डाइऑक्साइड जो है कुपिका के अंदर जा रही है और ये सारी कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठी होकर के चली जाती है आगे, और जब श्वास बाहर छोड़ी जाती है तो उसके साथ ही बाहर छोड़ दी जाती है। तो देखो सारी कार्बन डाइऑक्साइड जो है कलेक्ट हो रही है और ऑक्सीजन ब्लड में घोल दी गई है। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वापस से जाती है अंदर केशिकाओं के द्वारा और इनके द्वारा, और आगे जाकर के वापस ये कहाँ खुलती है, श्वास नली में चली जाती है। जहाँ से आई थी वहीं वैसे ही वापस ये वायु चली जाती है। अब इस वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है और इस सारी वायु को बाहर उन्हीं छिद्रों के माध्यम से, नाल छिद्रों के माध्यम से छोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार से अपना जो श्वसन तंत्र है ये कार्य करता है। ठीक है, इसी प्रकार से अपन सांस अंदर लेते हैं, बाहर छोड़ते हैं, और ये एक वृक्ष की तरह संरचना यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी। ये वृक्ष की तरह संरचना बन जाती है जो कि इतनी सारी शाखाएं हैं इसलिए वृक्ष की तरह दिखाई देता है। और यहाँ पर आप देखोगे कि डायफ्राम कैसे कार्य करता है, ये इसको समझते हैं। तो डायफ्राम करता है काम, जैसे अपन सांस को अंदर लेते हैं, इनहेल करते हैं, सांस को अंदर लेते हैं, तो अंदर लेने पर अपने जो फेफड़े हैं ये फूलेंगे, इनको जगह की ज़रूरत पड़ेगी, और जगह की ज़रूरत पड़ती है तो ये जो डायफ्राम है, ये डायफ्राम जो है ये नीचे चला जाता है। जब अपन सांस अंदर लेते हैं डायफ्राम नीचे चला जाता है, और जब अपन सांस को वापस लेते हैं तो वापस से ऊपर आ जाता है। तो यहाँ पर आप देखना ठीक से कि जब सांस ली जाती है तब क्या होता है, देखिए। तो ये नीचे जो है डायफ्राम दिखाई दे रहा है आपको। ये डायफ्राम क्या करता है, जैसे अपन सांस को अंदर लेते हैं तो सांस को अंदर लेने पर फेफड़ों को फैलने की जगह चाहिए होती है। ठीक है, तो ये डायफ्राम जो है नीचे चला जाता है, फेफड़े फूल जाते हैं, और जब ये फेफड़े में से हवा निकलती है तो फेफड़े छोटे हो जाते हैं, वापस डायफ्राम ऊपर आ जाता है और वापस से अपन सांस को बाहर निकाल देते हैं। इस प्रकार से ये जो है श्वसन तंत्र अपना कार्य करता है। ठीक है, तो ये अपन सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं,
ले रहे हैं तो ये नीचे जा रहा है डायफ्राम, और जैसे सांस छोड़ते हैं डायफ्राम ऊपर आ जाता है। तो इस प्रकार से जो है कार्य चलता रहता है। तो ये था अपना श्वसन तंत्र का, इस प्रकार से कार्य करता है। तो श्वसन तंत्र को अपन 3D एनिमेशन के थ्रू जाना कि इस प्रकार से वो काम करता है। और यहाँ पर आइए अपन जानते हैं चित्र के द्वारा, जो अपने बुक में दिया हुआ है इसके द्वारा भी थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। और आप ऐसा करना कि जो एनिमेशन है उसको पूरा टॉपिक खत्म होने के बाद एक बार और देख लेना। तो जब आप एक बार टॉपिक को समझ जाओगे उसके बाद जब उसको देखोगे तो और क्लियरली आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर आप देखोगे नासिका है, नासिका छिद्र होते हैं यहाँ पर। तो ये नासिका छिद्र जो होते हैं, यहाँ से जो होती है वायु अंदर जाती है। देखो मैं बताता हूँ आपको, ये नासिका छिद्र होते हैं, यहाँ से अपन वायु को अंदर लेते हैं, अंदर जाती है। यहाँ पर ग्रसनी होती है इस जगह पर, ग्रसनी के बाद लैरिंग्स होते हैं, कंठ होते हैं, यहाँ पर कंठ होता है। और ये यहाँ तक कंठ आ गया, ग्रसनी आ गई और नासिका गुहा वगैरह आ गई, बकल कैविटीज़ आ गई। तो यहाँ से ऊपर का ये जो लाइन ड्रॉ करी है मैंने, इस लाइन से ऊपर का जितना भी श्वसन तंत्र का भाग है ये ऊपरी श्वसन तंत्र कहलाता है। इसके नीचे का जितना भी श्वसन तंत्र का भाग है वो निचला श्वसन तंत्र कहलाता है। तो इसमें श्वास नली आ जाती है, ये जो है आपकी श्वास नली है। ये श्वास नली दो भागों में बट रही है, एक राइट और एक लेफ्ट में बट रही है। तो ये वाला तो राइट वाला पार्ट है और ये वाला लेफ्ट वाला पार्ट है। तो दो यहाँ पर आपको फेफड़े भी दिखाई दे रहे हैं, एक तो राइट फेफड़ा है और एक लेफ्ट फेफड़ा है। ठीक है, लेफ्ट साइड का मतलब लंग, एक दाहिना फेफड़ा है और एक बाहिना फेफड़ा है। ठीक है, तो ये जो अपने लंग्स हैं ये तो अपनी श्वसनी है, श्वास नली है। और श्वास नली आगे जाकर के श्वसनियों में बढ़ जाती है और श्वसनियाँ भी आगे जाकर के छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है, इन्हें कहते हैं श्वसनिकाएँ। ठीक है, ये जो बारीक बारीक सी छोटी छोटी सी शाखाएँ निकल रही है ये शाखाएँ क्या हैं, श्वसनिकाएँ हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आगे जाकर के विभाजित होती है। तो ये नलिका है, ये मेन लाइन है, मेन नलिका है, ये आगे जाकर के विभाजित हो रही है दो भागों में। ये दोनों भी आगे और बहुत सारे भागों में विभाजित हो जाती है और लास्ट में जाकर के जहाँ पर खुलती है वहाँ पर कुपिका होती है। ठीक है, तो लास्ट में क्या होती है, कुपिका होती है। उस कुपिका में ये वायु पहुँचाती जाती है और वहीं पर वायु जो गैसें हैं उनका आदान प्रदान की क्रिया संपन्न होती है। तो आइए इसको समझते हैं और अच्छे से। तो श्वसन तंत्र के बारे में स्टार्टिंग से अपन पढ़ते हैं। तो अपना जो टॉपिक है श्वसन एवं श्वसन तंत्र। ठीक है, तो श्वसन क्या होता है, श्वसन क्या, उसके बारे में अपन यहाँ पर जानेंगे। श्वसन एवं श्वसन तंत्र। तो कोशिकाओं को अपनी विभिन्न क्रियाओं के संपादन हेतु ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो कोशिकाएं जितनी भी होती है, कोई भी कार्य करना अपने शरीर को, तो उसके लिए काय की आवश्यकता होगी, ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो कोशिकाओं को भी काय की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा प्राप्त करने हेतु कोशिकाएं पोषक तत्वों का O2 द्वारा ऑक्सीकरण करती है। तो जितने पोषक तत्व कोशिकाओं के पास होते हैं तो उन पोषक तत्वों का ऑक्सीकरण होता है ऑक्सीजन की अभिक्रिया के द्वारा, ऑक्सीजन की अभिक्रिया उनसे करवाई जाती है तो उनका ऑक्सीकरण हो जाता है और ऑक्सीकरण के फलस्वरूप क्या प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, उन पोषक तत्वों के ऑक्सीकरण के स्वरूप क्या होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। इस क्रिया के फलस्वरूप एटीपी का निर्माण होता है और वो ऊर्जा किस रूप में प्राप्त होती है, अपन को एटीपी के रूप में प्राप्त होती है। ठीक है, एटीपी के रूप में प्राप्त होती है। एटीपी की फुल फॉर्म अगर आपसे पूछ ली जाए तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होती है। ठीक है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। देखो मैं दोबारा लिख देता हूँ, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो इस प्रकार से इसकी फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो आप लिख सकते हो, स्क्रीन पे थोड़ा लिखने में ठीक से नहीं आ रहा। ठीक है, तो आप इसको खुद भी लिख सकते हो, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एटीपी के रूप में जो है ऊर्जा अपने को प्राप्त होती है तथा हानिकारक CO2 गैस उत्पन्न होती है। तो एडिनोसिन एटीपी जब बनता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जब बनता है तो यहाँ पर CO2 गैस भी उत्पन्न होती है। ऊर्जा प्राप्त करने की इस प्रक्रिया के लिए वायुमंडलीय O2 का शरीर में प्रवेश तथा CO2 का उत्सर्जन परम आवश्यक है। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है, ऑक्सीजन से अगर ऑक्सीकरण की अभिक्रिया करवानी है वहाँ पर तो ऑक्सीजन को भेजना पड़ेगा और ऑक्सीजन को लेना और CO2 को छोड़ना अपने शरीर के लिए परम आवश्यक है इस अभिक्रिया के लिए, इन कोशिकीय क्रियाओं के लिए।
गैसों का ये आदान प्रदान रक्त के माध्यम से पूर्ण होता है। तो गैसों का जो आदान प्रदान होता है ये रक्त के माध्यम से पूर्ण होता है। जैसे अपन सांस में ऑक्सीजन को लेते हैं तो ऑक्सीजन रक्त के माध्यम से प्रत्येक कोशिका तक पहुंचती है। तो इसलिए रक्त बहुत ज़रूरी है इसके आदान प्रदान के लिए, लाने ले जाने के लिए ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को। रक्त O2 गैस को अपने अंदर घोलकर विभिन्न अंगों व ऊतकों तक पहुंचाता है तथा उनके द्वारा उत्पन्न CO2 जो होती है CO2 के अपने अंदर समाहित कर वातावरण में भेजता है। तो CO2 को वहाँ से लाता है और वापस वातावरण में ला करके छोड़ देता है और वातावरण से ऑक्सीजन को जो अपना ब्लड होता है वही लेकर के जाता है प्रत्येक कोशिका तक, प्रत्येक ऊतक तक, जहाँ पर भी इसकी ज़रूरत होती है। गैसों कौन सी गैसों CO2 व O2 के इस आदान प्रदान की क्रिया को पर्यावरण, रक्त और कोशिकाओं के मध्य होती है श्वसन कहलाती है। तो ये जो क्रिया ये क्या कहलाती है? श्वसन कहलाती है। तो इसको अंडरलाइन कर सकते हो आप। गैसों CO2 व O2 के इस आदान प्रदान की क्रिया को पर्यावरण, रक्त और कोशिकाओं के मध्य होती है को श्वसन कहते हैं। ठीक है, तो गैसों का ये जो आदान प्रदान है जो श्वसन के अंतर्गत होता है, किस किस के बीच में होता है? पर्यावरण और कोशिकाओं के मध्य। इसी को क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। श्वसन प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन युक्त शुद्ध वायु को नाक, गले तथा श्वास नलियों के जरिए फेफड़ों में पाए जाने वाली वायु कोशिका कुपिका में पहुंचाया जाता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं? वायु को कुपिकाओं में पहुंचाया जाता है। और कुपिकाओं में कैसे पहुंचाया जाता है अपन टॉपिक में डिटेल में जब एक एक पार्ट को पढ़ेंगे तो वहाँ पर अपन अच्छे से समझ पाएंगे, और अभी अपने एनिमेशन के थ्रू देखा भी है। कुपिका की झिल्ली अत्यंत महीन होती है। तो कुपिका की जो झिल्ली होती है वो अत्यंत महीन होती है, पतली सी झिल्लियों से बनी होती है कुपिकाएं जो होती है। कुपिका जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको अपन आगे अच्छे से समझेंगे। आगे आने वाला जो पार्ट है अपने टॉपिक का उसमें अच्छी तरह समझेंगे। तो कुपिका को समझना बहुत ज़रूरी है। कुपिका की झिल्ली अत्यंत महीन होती है जिससे कोशिका रुधिर वाहिकाओं का जाल होता है। इसमें क्या होता है? कोशिका रुधिर वाहिकाओं का जाल होता है। छोटी छोटी केशिकाएं होती है, छोटी छोटी वाहिकाएं होती हैं जिनमें रुधिर आकर के कुपिका तक पहुंचता है। और कुपिका के अंदर ही क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, तो वो जगह जहाँ पर गैसों का आदान प्रदान होता है वो क्या है? कुपिका ही है। यहाँ वाहिकाओं में मौजूद रक्त श्वास द्वारा लाई गई ऑक्सीजन को ग्रहण करता है तथा रक्त द्वारा लाई गई कार्बन डाइऑक्साइड को वायु कोशिकाओं में छोड़ दी जाती है। तो जो लाई गई कार्बन डाइऑक्साइड जो रक्त लेकर के आता है कोशिकाओं से, उसको कहाँ छोड़ दिया जाता है? कोशिकाओं में छोड़ दिया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को। और जो ऑक्सीजन है वो कोशिकाओं में आती भी है श्वास के द्वारा। जो अपन अंदर लेते हैं ऑक्सीजन कहाँ जाती है? कोशिकाओं में जाती है। और कोशिकाओं में जाकर ही क्या होता है? ये ऑक्सीजन रक्त में घुल जाती है, कोशिकाओं में छोड़ दी जाती है। ये शुद्ध वायु फेफड़ों से श्वास के द्वारा वातावरण में छोड़ दी जाती है। यह शुद्ध वायु जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड वाली वो बाहर छोड़ दी जाती है। तो अपन जो सांस में लेते हैं आपको पता है ऑक्सीजन गैस लेते हैं, बाहर कौन सी छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। तो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में कैसे बदल जाती है? तो इस तरह से बदलती है कि जब अपन सांस अंदर लेते हैं तो अंदर जाने पर जो ऑक्सीजन होती है उस वायु में, उस ऑक्सीजन को रक्त में घोल दिया जाता है और रक्त में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल लिया जाता है और श्वास के माध्यम से बाहर छोड़ दिया जाता है। तो वो जो ऑक्सीजन अपन ने ली वो तो रक्त में घुल गई और रक्त की जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो वापस जब अपन सांस छोड़ रहे हैं उसमें बाहर निकल जाती है। ये कैसे होता है आदान प्रदान अपन आगे टॉपिक में जानेंगे। यह अशुद्ध वायु फेफड़ों से श्वास के द्वारा वातावरण में छोड़ दी जाती है। ठीक है, यहाँ तक हो गया था। आगे देखते हैं मानव श्वसन तंत्र। अब आते हैं अपन मानव श्वसन तंत्र पे। अभी तो जो बात करी अपन ने जनरल जितने भी श्वसन तंत्र होते हैं, फेफड़ों के द्वारा जितने भी सांस लेने का काम होता है, वो सारी बातें सभी जीवों में एक जैसी होती है। तो मानव श्वसन तंत्र जो स्पेशली इसको अपन पढ़ रहे हैं, मानव में मुख्य रूप से श्वसन तंत्र को 3 भागों में विभक्त किया गया है। ऊपरी श्वसन तंत्र होता है, निचला श्वसन तंत्र होता है तथा श्वसन मांसपेशियाँ होती है। तो ये 3 पार्टों में इसको डिवाइड किया जाता है। ऊपरी श्वसन तंत्र की बात करें सबसे पहले अपन, तो ऊपरी श्वसन तंत्र के मुख्य रूप से नासिका, मुख, ग्रसनी, स्वरयंत्र, लैरिंग्स कार्य करते हैं। तो ये पार्ट जो होते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया था, ठीक है, नासिका, मुख, ग्रसनी, स्वरयंत्र। तो नासिका ये होगी अपनी, ये तो है अपनी नासिका, तो ये नासिका आ गई। फिर उसके बाद आती है ग्रसनी, तो ये ग्रसनी वाले पार्ट आ गए, तीनों ग्रसनी यहाँ होती है। और ग्रसनी के बाद आता है लैरिंग्स या स्वरयंत्र, ये होता है लैरिंग्स या स्वरयंत्र। तो ये इतना पार्ट यहाँ से ऊपर का इसको कहते हैं ऊपरी श्वसन तंत्र, और यहाँ से नीचे का जो भी पार्ट होता है उसको कहते हैं निचला श्वसन तंत्र। तो ऊपरी श्वसन तंत्र के सभी पार्ट थे अपने, ठीक है। नासिका ये पहला श्वसन अंग है,
जो बाहर से दिखने वाले एक जोड़ी नासाद्वार से शुरू होता है। तो बाहर जो अपने दो छेद दिखते हैं नासिका के, वो नासाद्वार कहते हैं उनको। ये नासाद्वार से स्टार्ट होता है। नासिका जो होता है ये एक बड़ी गुहा के रूप में होती है, जो एक पतली हड्डी व झिल्ली के द्वारा दो भागों में विभक्त होती है। तो एक पतली सी गुहा के रूप में ये संरचना पाई जाती है और पतली सी हड्डी होती है। यहाँ पर अपनी नाक को अगर टच करके देखोगे, थोड़ा सा दबा करके देखोगे तो हड्डी जैसा बीच में फील होगा आपको। और इसी हड्डी के ऊपर एक पतली सी झिल्ली बनी होती है। ये पतली झिल्ली और हड्डी के द्वारा ही दो भागों में विभक्त होती है। नासिका गुहा का पृष्ठभाग नासाग्रसनी में खुलता है और नासिका गुहा का जो पीछे वाला भाग है आगे जाकर के नासाग्रसनी में खुलता है। नासिका गुहा में पाए जाने वाले महीन बाल, पतली झिल्ली में होने वाला रक्त प्रवाह, झाड़ूनुमा पक्षमाप तथा श्लेष्म आपसी सहयोग से श्वास वायु में धूलकण, परागकण, फफूंद आदि को दूर कर उसे शुद्ध करते हैं। इस शुद्धि के पश्चात ही श्वास फेफड़ों में प्रवेश करता है। तो होता क्या है, जो अपन सांस लेते हैं तो अपने नाक में छोटे छोटे रोम पाए जाते हैं, श्लेष्मा पाई जाती है, और ठीक है, तो झाड़ूनुमा पक्षमा पाए जाते हैं जो कि बाल होते हैं छोटे छोटे, और रक्त प्रवाह इसमें चलता रहता है। उसकी वजह से क्या होता है, जो वायु अपन श्वास में लेते हैं तो उसके साथ धूल के कण होते हैं, गंदगी होती है, फफूंद होते हैं या फिर परागकण होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो वहीं पर उलझ करके रह जाती हैं, वहीं पर उस चिपक करके रह जाती है और ये आगे नहीं जा पाती इनके माध्यम से। तो एक तरह से हवा जो होती है फिल्टर होकर के आगे जाती है और जो हवा है उसका शुद्धिकरण हो जाता है और साफ वायु कहाँ होती है, फेफड़ों में प्रवेश करती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मुख की। तो मुख क्या काम आता है, माउथ। मुख श्वसन तंत्र में एक द्वितीयक अंग के तौर पर कार्य करता है। तो श्वसन तंत्र के तो अंदर द्वितीयक अंग के रूप में ये कार्य करता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि श्वसन तंत्र के रूप में द्वितीयक अंग के तौर पर कौन सा भाग कार्य करता है, तो अपना आंसर होगा मुख। श्वास लेने में मुख्य भूमिका नासिका की होती है, परंतु आवश्यकता होने पर हम मुख से भी श्वास लेते हैं। जैसे अपन थक जाते हैं, अपने को बहुत सारी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो उस स्थिति में क्या करते हैं, नाक और मुख दोनों से अपन श्वास लेने लगते हैं। और कभी कभी जब अपने जुकाम हो जाता है तो जुकाम होने पर अपनी जो नाक होती है वो बंद हो जाती है और अपन उस टाइम पे कैसे श्वास लेते हैं, मुख से ही श्वास लेते हैं। यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि मुख से ली गई श्वास नासिका की ली गई श्वास की भांति शुद्ध नहीं होती है। तो जो मुख से अपन श्वास लेते हैं वो नासिका की भांति शुद्ध नहीं होती, क्योंकि उसमें रोम, श्लेष्मा वगैरह ये चीज़ें नहीं पाई जाती है जो कि धूल के कणों को वायु के साथ अंदर प्रवेश न करने दे। इसलिए वहाँ फिल्टर का काम नहीं होता, डायरेक्ट हवा अंदर चली जाती है। तो हमें कहाँ से सांस लेनी चाहिए, नाक से ही सांस लेनी चाहिए, मुख से सांस नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अपना ग्रसनी। तो ग्रसनी जो है, ग्रसनी एक पेशी चिमनी नुमा संरचना है। तो पेशी और चिमनी नुमा संरचना एक नलिका रूपी संरचना है जो नासिका गुहा के पृष्ठभाग से आहार नली के ऊपरी भाग तक फैली होती है। तो ये क्या होती है, नासिका गुहा के पृष्ठभाग से ऊपरी भाग तक फैली होती है। ठीक है, तो ये ग्रसनी कहलाती है। ग्रसनी को 3 भागों में विभक्त किया जाता है, नासाग्रसनी, मुखग्रसनी, अधोग्रसनी या कंठग्रसनी। तो ये 3 भागों में इसको विभाजित किया जा सकता है। नासाग्रसनी, तो जो अपन ने श्वसन तंत्र पढ़ा था, तो श्वसन तंत्र के अंतर्गत जो अपन ने चित्र देखा था, तो वहाँ श्वसन तंत्र के चित्र में आपको दिखाया जा रहा था, ये अपनी नाक और ये हो गया अपने होंठ और ये अपनी दाढ़ी, और यहाँ पर जो था इस प्रकार से एक नलिका ऐसे जा रही थी और इस प्रकार से नलिका जा रही थी। ठीक है, तो जा रही थी इस प्रकार से। तो ये तो हो गया अपना मुख। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना मुख वाला पार्ट, ये हो गया अपना नासिका वाला पार्ट। तो नासिका के अंदर ये जो जगह होती है नासाग्रसनी कहलाती है, मुखग्रसनी कहलाती है। ये आगे जा कर के यहाँ पर खुलती है। तो ये जो दोनों ही ग्रसनियाँ हैं, ये दोनों ग्रसनियाँ यहाँ पर आ रही है और यहाँ पर जो अपना है कंठ वाला भाग, ग्रसनी, ये जो ग्रसनी वाले भाग है, ठीक है, ये तो ग्रसनी होगी। तो यहाँ ये होती है ग्रसनी। ग्रसनी पीछे की जो होती है वो कहाँ जाकर खुलती है, लैरिंग्स में जाकर के खुलती है, लैरिंग्स में जाकर के जोड़ती है। तो ठीक है, इसको पढ़ते हैं आगे। ग्रसनी एक पेशी चिमनी नुमा संरचना है जो नासिका गुहा के पृष्ठभाग से आहार नली के ऊपरी भाग तक फैली होती है। ऊपरी आहार नली के ऊपरी भाग तक जहाँ पर कंठ होता है, अपना लैरिंग्स होती है, वहाँ पर ये जाती है, आहार नली का ऊपरी भाग जो होता है। ग्रसनी को 3 भागों में विभक्त किया जाता है। नासाग्रसनी होती है, ठीक है, पहला तो होता है नासाग्रसनी, दूसरा होता है मुखग्रसनी, तीसरा होता है अधोग्रसनी या कंठग्रसनी। नासाग्रसनी
नासाग्रसनी नासिका गुहा के पृष्ठभाग में पाए जाने वाला ग्रसनी का प्रथम भाग है। तो नासाग्रसनी जो होता है गुहा के, नासिका गुहा के पृष्ठभाग में पाए जाने वाला ग्रसनी का प्रथम भाग होता है। नासिका गुहा के पृष्ठभाग में पाया जाता है। और ग्रसनी का पहला भाग होता है जिसे कहते हैं अपन नासाग्रसनी। वायु नासिका गुहा में गुजरने के पश्चात नासाग्रसनी से होती हुई मुख ग्रसनी में आती है। तो वायु जो है नासाग्रसनी से होती हुई कहाँ आती है? मुख ग्रसनी में आती है। तो यहाँ से अपन देखिए, यहाँ पर चित्र में देखिए, तो यहाँ से अपन ने वायु को अंदर लिया। सबसे पहला जो भाग आया ये होता है, ये वाला भाग जो है ये नासाग्रसनी है। इसके बाद ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग ये होता है मुख ग्रसनी। तो नासिका ग्रसनी से वायु आएगी, पहले कहाँ जाएगी? यहाँ पर आई है, यहाँ पर आ गई है, तो मुख ग्रसनी में आ गई। और मुख ग्रसनी के बाद ये कहाँ जाती है? आगे बढ़ती है। ठीक है, तो पहले नासिका ग्रसनी में आती है, फिर मुख ग्रसनी में आती है, फिर कंठ ग्रसनी में आती है। ये वाला पार्ट जो है कंठ ग्रसनी है, ये वाला पार्ट जो कंठ ग्रसनी है, यहाँ पर ये वायु फिर आती है। तो सबसे पहले नासिका गुहा में आएगी, नासिका ग्रसनी में आएगी, फिर मुख ग्रसनी से होती हुई कहाँ आई? फिर कंठ ग्रसनी में आई, ये तीसरे पार्ट में। ठीक है, एक बार और बता देता हूँ। ये तो अपनी होती है नासिका ग्रसनी, ये होती है मुख ग्रसनी, और ये होती है अपनी कंठ ग्रसनी। तो वायु पहले नासिका ग्रसनी, फिर मुख ग्रसनी, फिर कंठ ग्रसनी में आएगी। या अधोग्रसनी भी इसको, इस वाले पार्ट को कहते हैं अधोग्रसनी। कन्फ्यूज मत होना, कंठ ग्रसनी अधोग्रसनी यही है। ग्रसनी में आती है, मुख से ली गई वायु श्वास सीधे मुख ग्रसनी में प्रवेश करती है, और मुख से जो श्वास लेते हैं वो सीधे मुख ग्रसनी में आएगी, नासिका ग्रसनी में नहीं जाएंगी। मुख ग्रसनी से वायु कंठ ग्रसनी में होते हुए एपिग्लोटिस की सहायता से स्वर यंत्र में प्रवेश करती है। तो एपिग्लोटिस की सहायता से कहाँ जाती है? फिर ये स्वर यंत्र में जाती है। तो यहाँ पर जो अपना पार्ट होता है ये होता है कंठ ग्रसनी। कंठ ग्रसनी में क्या होता है? कंठ ग्रसनी होते हैं, और कंठ ग्रसनी में होता है एपिग्लोटिस, और यहाँ पे होता है स्वर यंत्र। तो यहाँ पर लैरिंग्स किसको कहते हैं? स्वर यंत्र को। ये अपना कंठ है, यहाँ पर कंठ ग्रसनी होती है, और कंठ ग्रसनी में क्या होगा? कंठ होगा यहाँ पर, और इस कंठ में क्या होगा? लैरिंग्स होंगे, ये इनको स्वर यंत्र भी कहा जाता है। ठीक है, प्रवेश करती है। मुख ग्रसनी से वायु कंठ ग्रसनी से होते हुए एपिग्लोटिस की सहायता से स्वर यंत्र में प्रविष्ट होती है। ठीक है, तो स्वर यंत्र में प्रविष्ट हो जाती है। और घाटी ढक्कन एक पल्ले नुमा लोचदार उपास्थि संरचना है जो श्वास नली एवं आहार नली के मध्य एक स्विच का कार्य करता है। तो एपिग्लोटिस जो होता है की सहायता स्वर यंत्र में प्रवेश करती है। घाटी ढक्कन या एपिग्लोटिस भी इसको कहते हैं, एक पल्ले नुमा लोचदार उपास्थि है। ठीक है, तो पल्ले नुमा लोचदार ढक्कन की तरह होता है ये। ठीक है, जो श्वास नली एवं आहार नली के मध्य एक स्विच का कार्य करता है। श्वास नली और आहार नली के मध्य स्विच का कार्य करता है, मतलब ये है कि जब अपन खाना खाते हैं तो श्वास नली को बंद कर देता है, और खाना कहाँ चला जाता है? भोजन कहाँ चला जाता है? आहार नली में चला जाता है। अगर भोजन आहार नली में ना जाकर के श्वास नली में चला जाएगा तो आपको हिचकी आने लगी और आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, हमें हिचकी चलती है। तो हिचकी चलने का मुख्य कारण क्या है कि अपन जब खाना खाते हैं तो खाना खाते टाइम क्या होता है? एपिग्लोटिस का कभी कभी ठीक से काम नहीं कर पाता, और कुछ भोजन के जो कण होते हैं वो अपने श्वसन तंत्र के, मतलब जो अपनी श्वास नली है उसमें चले जाते हैं, और श्वास नली में जाती है वो श्वास नली क्या करती है? उसे बाहर निकालने की कोशिश करती है। तो इस वजह से हमें हिचकी चलती है, और अपन सोचते हैं कि कोई याद कर रहा है इसलिए हिचकी चल रही है। तो ऐसा कुछ नहीं है, उसका साइंटिफिक रीज़न है जो कि यही है कि जो खाने के कण होते हैं वो श्वास नली में चले जाते हैं, और श्वास नली जो उनको बाहर निकालने की कोशिश करती है, उसकी वजह से हमें हिचकी चलती है। नेक्स्ट अपना स्वर यंत्र या लैरिंग्स जो है, स्वर यंत्र या लैरिंग्स जो है कंठ ग्रसनी के बाद वाला भाग है। तो ये कहाँ पर होता है? आइए मैं आपको इंडिकेट कर देता हूँ, बता देता हूँ कहाँ पर होता है। तो ये स्वर यंत्र या लैरिंग्स इसको कहते हैं, यहाँ पर इस जगह पर ये भाग होता है। मैंने बताया भी था, 2-3 बार बता दिया है भी। यह कंठ ग्रसनी व श्वास नली को जोड़ने वाली एक छोटी सी संरचना है। तो ये दो चीज़ों को जोड़ती है, एक तो होती है कंठ ग्रसनी, एक होती है श्वास नली को जोड़ने वाली एक संरचना है। ये 9 प्रकार की उपास्थि से मिलकर के बना होता है। ठीक है, तो 9 प्रकार की उपास्थियों से मिलकर ये संरचना बनी होती है, जो अपनी कंठ स्वर यंत्र जो है 9 प्रकार की उपास्थियों से बना होता है। भोजन को निगलने के दौरान एपिग्लोटिस स्वर यंत्र के आवरण के तौर पर कार्य करता है। जो एपिग्लोटिस है वो स्वर यंत्र के आवरण के तौर पर कार्य करता है, मतलब भोजन को निगलते हैं जब अपन, तो ये आवरण मतलब ढक्कन की तरह कार्य करता है, जो कि ढक लेता है किसको? श्वास नली को, स्वर यंत्र को ढक लेता है, ताकि भोजन श्वास नली या स्वर यंत्र में ना जा पाए, तथा भोजन को स्वर यंत्र में आने से रोकती है। ठीक है, स्वर यंत्र में
स्वर रज्जु वोकल कॉर्ड्स नामक विशेष संरचना पाई जाती है। स्वर रज्जु श्लेष्मा झिल्लियाँ होती है, तो जो अपना स्वर यंत्र होता है उसमें विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है जिसे कहते हैं स्वर रज्जु नामक विशेष संरचना पाई जाती है। स्वर रज्जु श्लेष्मा झिल्लियाँ होती है, श्लेष्मा की बनी हुई झिल्लियाँ होती हैं जो हवा के बहाव से कंपित होती है। जब हवा चलती है तो उसकी वजह से वो कंपन होता है उनमें, और इसी कंपन की वजह से अपनी विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, अलग अलग तरह की ध्वनियाँ निकाल पाते हैं। जो अपन बोलते हैं तो बोलते समय आपने महसूस किया होगा कि हवा जो है वो बाहर निकलती है, और हवा जब बाहर निकलती है तो उन झिल्लियों से टकराती है, और वो झिल्लियाँ जो होती है, जो श्लेष्मा झिल्लियाँ होती है, वो कंपित होती है, और उसी के कंपन की वजह से ध्वनियाँ उत्पन्न होती है। विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ अपने मुँह से निकल पाती है। बिना हवा निकाले आप किसी प्रकार की ध्वनि नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। दोनों पार्ट जो है वो कवर नहीं हो पाएंगे। आपका जो श्वसन तंत्र के 2 भाग थे, ऊपरी श्वसन तंत्र और निचला श्वसन तंत्र, दोनों में से अपन ने ऊपरी श्वसन तंत्र पढ़ लिया है, और निचला श्वसन तंत्र जो अपन कल पढ़ेंगे, क्योंकि इस वीडियो में ये दोनों पार्ट कवर नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर से। ओके, टाटा, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।